नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की किस्मत का फैसला आज जोधपुर हाई कोर्ट में हो सकता है। आज इस चर्चित मामले से जुड़ी दो अहम अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। पहली सलमान खान की अपील, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा को चुनौती दी है। दूसरी राज्य सरकार की लीव टू अपील, जिसमें सह अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाह की अदालत में आज इस केस को लेकर गहमा गहमी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों अपीलों को एक साथ लिस्टेड करने का आदेश दिया था, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर एक ही बार में सुनवाई हो सके। आज हाईकोर्ट में होने वाली बहस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है, क्योंकि आज की सुनवाई से ये तय हो सकता है कि क्या सलमान खान को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। बता दें कि मामला लगभग 25 साल पुराना है। घटना 1 या 2 अक्टूबर 1998 की है, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकानी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। आरोप लगे कि सलमान खान ने ही इन हिरणों का शिकार किया था, जबकि अन्य अभिनेता और अभिनेत्री उस समय उनके साथ थे। इस घटना के बाद सलमान खान और उनके सह कलाकारों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। नवरात्रि शुरू होते ही गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों का दावा है कि अन्य समुदाय के लोग जब गरबा पंडालों में आते हैं तो हिंसा और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ जाती है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर गरबा और डांडिया आयोजनों में हिंदुओं के अलावा अन्य समुदाय के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। इसी बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस बहस को एक नया आयाम देते हुए बड़ा बयान दिया है। जोधपुर में नशा मुक्त राजस्थान के उद्देश्य से आयोजित नमो रन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा, हम तो इस पक्ष के हैं कि हमारी बहनों का जो गरबा का कार्यक्रम हो वह अलग से हो और पुरुषों का अलग से हो। राठौड़ का ये बयान भीलवाड़ा में सामने आए उस विवाद के बाद आया है, जहां गरबा आयोजनों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड और तिलक दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। मदन राठौड़ ने अपने बयान के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि कई स्थानों पर गरबा का आयोजन साथ में होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनका मकसद सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक भागीदारी नहीं होती। उन्होंने कहा, कई अवांछित लोग भी आ जाते हैं जो इसमें भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते और किसी अन्य प्रायोजन से आते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कभी बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन आज वही अपनी मेहनत और जज्बे से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी ही सफलता की उड़ान भरी है बाड़मेर के ग्रामीण परिवेश से निकली सरिता लीलड़ ने, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। सरिता ने न सिर्फ MBC गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि ग्वालियर की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर NCC में लेफ्टिनेंट का गौरवपूर्ण पद हासिल किया। सरिता की ये उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। ट्रेनिंग के पहले दिन वह थकान के कारण बेहोश हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरिता ने बताया कि उस पल मैंने ठान लिया कि अब मैं कभी नहीं थकूंगी। इसके बाद उन्होंने वेपन हैंडलिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, CPR जैसी तकनीकी और सामाजिक गतिविधियों में महारत हासिल की। इस प्रशिक्षण ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत किया बल्कि मानसिक दृढ़ता भी प्रदान की। 2 बेटियों की मां सरिता का सपना है कि बाड़मेर की बेटियां भी NCC का हिस्सा बने। वह इसके माध्यम से अनुशासन, देशभक्ति और आत्मविश्वास सीखे। वह चाहती है कि उनकी इस सीख और अनुभव से उनकी छात्राएं अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुएं। राजस्थान के अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकार वार्ता में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, भूमाफिया हावी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जूली ने सबसे पहले प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में खाटू श्यामजी में हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की घटना हुई, वहीं भरतपुर में जो मुख्यमंत्री का
गृह जिला है, वहां पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। लगातार बढ़ते अपराध ये साबित करते हैं कि सरकार की कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं है और अपराधी खुलेआम सक्रिय है। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि माफिया लगातार हावी होते जा रहे हैं। जमीनों पर कब्जा, अवैध खनन और भ्रष्टाचार की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जनता सुरक्षा राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार सिर्फ वादों तक ही सीमित है। सरस डेयरी चुनाव को लेकर भी जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डेयरी चुनाव में सत्ता पक्ष दखल देने की कोशिश कर रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में भी विफल है। राजस्थान में उदयपुर के MLSU में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल उन्होंने 12 सितंबर को गुरु नानक कॉलेज में एक सेमिनार में औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता दिया था, जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। पिछले सप्ताह 16 सितंबर को छात्रों ने उन्हें अपने दफ्तर में करीब 6 घंटे तक बंधक भी बनाए रखा था। उन्होंने VC को तभी जाने दिया जब प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विवाद का हल होने तक कुलपति यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगी। इसके अगले दिन प्रोफेसर मिश्रा ने औरंगजेब को लेकर अपने बयान पर विवाद के बाद सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी, लेकिन छात्रों ने हटाए जाने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कुलगुरु ने विश्वविद्यालय की छवि धूमिल की और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। VC ने इतनी सारी गलती की, मेवाड़ की छवि को धूमिल किया, लेकिन ना कोई जांच हुई, ना निर्णय हुआ। इसीलिए हमने आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर VC को हटाने का फैसला नहीं किया जाता है तो इतने दिनों से हम विश्वविद्यालय को बंद करवा रहे थे, लेकिन अब हम उदयपुर और राजस्थान को बंद करवाएंगे। झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर देवली उनियारा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन शुरू किया था। कई दिनों से भोजन त्यागने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सवाई मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद वह अपनी मांग पर डटे हुए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नरेश मीणा के अनशन को लेकर चिंता जताई। गहलोत ने लिखा कि मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर है। उनकी भावना सराहनीय है क्योंकि वह हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गहलोत ने CM भजनलाल शर्मा से अपील की कि वह हस्तक्षेप कर अनशन तोड़वाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने नरेश मीणा से भी आग्रह किया कि वह अपना अनशन समाप्त करें, क्योंकि उनकी भावना जनता तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल पहुंचे और नरेश मीणा को जल पिलाकर उनकी सेहत की जानकारी ली। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई अन्य नेता भी अस्पताल जाकर कुशलक्षेम पूछ चुके हैं। दिसंबर 2025 में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने का राज्य सरकार का दावा फेल हो गया। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव अब जनवरी 2026 होना बताया जा रहा है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि सरकार दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन OBC आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की देरी के चलते अब जनवरी 2026 से पहले चुनाव संभव नहीं होंगे। UDH मंत्री खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार दिसंबर 2025 में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर होने वाले काम पूरे हो चुके हैं। अब 2 काम होने हैं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है जो शहरी निकायों में OBC आंकड़ा उपलब्ध कराएगा, और दूसरा काम राज्य निर्वाचन आयोग का है कि वो मतदाता सूची तैयार करे। जिस दिन ये काम पूरे हो जाएंगे, सरकार 4 से 5 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकाल देगी। फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि एक राज्य एक चुनाव के तहत सुविधा अनुसार किसी भी तिथि पर चुनाव करा दे। NDA में शामिल राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने इसके संकेत दिए। त्यागी ने उम्मीद जताई कि RLD राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत उभरेगी। त्यागी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में हम भाजपा से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हम उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम एनडीए और उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सा हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी कभी गठबंधन पर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है। मैं वर्ष 1977 में चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक किसी पार्टी में रहा हूं, तब से देखता आ रहा हूं। बाकी निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बागोलिया बांध का दौरा किया। वहीं पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संभाग की और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु बिजली परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य इस संभाग के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, इसीलिए इन पलों की साक्षी सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी बने। इसके लिए हर गांव से जनता इस सभा में पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों वाद्य यंत्रों के साथ उल्लास से पहुंचे। बताते चले कि बागोलिया बांध फीडर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक प्रस्तावित 32 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसका उद्देश्य बागोलिया बांध को भरना है, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपए की लागत से फीडर निर्माण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के 4 माह में उद्यम स्थापित करने के लिए 1 रुपए की भी सहायता स्वीकृत नहीं की गई, जबकि सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। महिला अधिकारिता विभाग में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष तक 40,700 महिलाओं ने रोजगार शुरू करने या उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसमें से करीब 4,000 महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक 60.94 करोड़ रुपए के 825 लोन स्वीकृत किए गए, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई तक इस योजना पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया। जानकारों की माने तो स्वरोजगार शुरू करने के लिए महिलाएं इस योजना में आवेदन तो करती है, लेकिन बैंकों से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। इसीलिए भी इस योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।